हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अभी से पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा है, जहां पे हम लोगों ने फंक्शन के बारे में देखा था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल के हेल्प से हर एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश किया था। सेम उसी तरह हम लोग वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी को भी ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ विथ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर आसानी तरह के समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर वेक्टर होता क्या है। फिर वेक्टर की हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। और देखिए, आज के लेक्चर में वेक्टर के बारे में जो भी हम देखने वाले हैं, ऐसा मान के चलिएगा पूरा वेक्टर में इन्हीं सारी चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करके कोई भी टॉपिक अगर मैं नया स्टार्ट करूंगा इस वेक्टर एंड स्केलर में, तो आज के लेक्चर में जो आप पढ़ने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों में से कोई ना कोई पॉइंट पूरा लेक्चर घसीटता हुआ चला जाएगा और इस तरह से पूरा वेक्टर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज के लेक्चर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा ऐसा बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं बिल्कुल भी आपको आज कंफ्यूज नहीं करने वाला। यानी आज हम सिंपल इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उसके बारे में और कुछ एग्जाम्पल के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर वेक्टर जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ना, आखिर वेक्टर है क्या। इन्हीं सारी चीजों के जवाब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्या है। तो जैसा आप यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर लिखा हुआ देख सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर इफ इट फॉलो फ्लोइंग रूल्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। अब वो रूल कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, यहाँ रूल नंबर सबसे पहला लिखा हुआ है डायरेक्शन। यानी देखिए यहाँ जो अगर हम बात करें, अब देखिए चलिए, अब डायरेक्शन की बात हो ही रही है तो लगभग हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में अब एक बार में सीख लेते हैं। यानी वेक्टर की जैसे ही बात होगी तो अभी से ही और आज से और अभी से अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि जब भी वेक्टर की बात होगी तो कुछ हमारे माइंड में आए या ना आए, डायरेक्शन तो सबसे पहले आना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं। यानी वेक्टर का जो वजूद होता है वो उसके डायरेक्शन से ही होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि केवल डायरेक्शन से ही वजूद होता है, लेकिन हाँ ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर का कहीं भी वजूद आपको नहीं मिलने वाला। इसीलिए सबसे पहले वेक्टर सुनने के बाद अगर आपके माइंड में कुछ आता है तो वो आना चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन के साथ साथ और भी चीजें होती है, लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए डायरेक्शन, अगर आपके कानों को वेक्टर सुनाई देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ डायरेक्शन के बारे में। यानी जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ऐसे कह लीजिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। यानी वेक्टर से सिंपल आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया कहीं ना कहीं डायरेक्शन की तो बात हो रही है। समझ में आया कि नहीं। यानी वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और भी बहुत सारी चीज होती है ना, जैसे आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी उसी तरह वेक्टर के पास भी बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वेक्टर के लिए है, यानी देखिए आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप भी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक से प्यार करते हैं कि नहीं करते, उसी तरह से वेक्टर को जो सबसे ज्यादा प्यार है ना वो है डायरेक्शन से। यानी डायरेक्शन अगर वेक्टर से छीन लिया जाए ना तो वेक्टर का वजूद खत्म हो जाएगा, यानी वेक्टर तरफ तरफ के जान दे देगा। यानी वो उसके वजूद जो बचा हुआ है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर कहला रहा है इसका मतलब ये है कि उसके पास डायरेक्शन होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया। यानी वेक्टर सुनते ही आपको डायरेक्शन माइंड में आना चाहिए। मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, आपको ऑटोमेटिक आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के सामने। यानी पहला हमें देखना है कि वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर पढ़िए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर होती है, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वो इस लॉ को फॉलो करेगा। समझ में आया। अब ये देखिए, नाम सुनने से लग रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ फिजिकल, ऐसा ये सुनने पे मत जाइए ना। सिंपल सा इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी है तो इसको मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं जिसपे भी स्टार मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे चल के उस पॉइंट का ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो यानी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब ये भी क्या है, यहाँ पे लॉ है, ये भी एक लॉ था
है ना, जिससे क्या कहते हैं कि a प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे b प्लस ए भी लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ a के ऊपर डायरेक्शन ऐसे एरो तीर लगा हुआ है, तो ये डायरेक्शन है, यानी यही बता रहा है कि a जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि अभी हमने बात किया था, अगर कोई क्वांटिटी फिजिकल है उसके पास अगर डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे ए समझ लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास ऊपर में क्या लगा हुआ है, एरो, डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा है कि ए प्लस बी है तो उसको आप बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ जो है वो क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ट्राइंगल लिया जिसका 3 साइड होंगे, ट्राइंगल है तो 3 साइड तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे एक साइड हमने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, ए वेक्टर है, दूसरा साइड बी वेक्टर है और तीसरा साइड इसका सी वेक्टर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर के इक्वल होगा। अब ये हम लिखते कैसे हैं, आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहां पे हमें इसको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ए और बी, यानी देखिए ए और बी मिलकर क्या बना दिया, सी। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी जो होगा वो सी के इक्वल हो जाएगा। सपोज कीजिए ये आपको उल्टा डायरेक्शन रहता तब क्या करते, जरा ध्यान दीजिएगा, बस बेसिक सी चीजें हैं। सपोज कीजिए इसी को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे कुछ ये है। अब जैसा कि हमने बात किया था, बिना डायरेक्शन के वेक्टर का कोई भी वजूद नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ पे ए वेक्टर हमने ऐसा का तैसा रखा जैसा था, हमने वी वेक्टर जो ऊपर की तरफ था हमने क्या किया, नीचे कर दिया इसके डायरेक्शन को। सपोज कीजिए हमने वी वेक्टर नीचे कर दिया और सी वेक्टर जैसे था हमने वैसे ही कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, तो जरा ध्यान दीजिए हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ए सी वेक्टर और उसके बाद बी वेक्टर, एक ही के अलोंग जाना पड़ रहा है ना आपको, इसके लिए आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ रहा, यानी सी से यहाँ गए और यहाँ से बी गए तो एक डायरेक्शन में। लेकिन जब हम यहाँ से ए जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ए तो भैया इसके उल्टे डायरेक्शन में। तो देखिए जरा ध्यान से हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। सिंपल आप ये कर दीजिए। अब ये हम लिखते कैसे हैं ये आगे और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप बेसिक अभी ध्यान रखिए कि आपको सेम सेम अलोंग जाना पड़े, वो दोनों को सम करना है और जो अपोजिट होगा उसके अलोंग कर देना है। क्या ये बात आपको समझ में आया? वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिक तरह ध्यान रखिए, आगे चल के जब हम इसका यूज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। यानी जो हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे जो कंसेप्ट देखा वेक्टर के बारे में वो 3 चीज है। पहला तो डायरेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर a प्लस बी है तो उसको b प्लस ए भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीसरा, अगर इस तरह से ट्राइंगल है और तीनों साइड का वेक्टर अगर आपको मालूम है तो आपको सिंपली क्या करना है, देखना है अलोंग किसके अलोंग, घूमना नहीं पड़ रहा। देखिए यहाँ से यहाँ गए फिर ऐसे सीधा चला गया, हमें उल्टा नहीं जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से इसके डायरेक्शन में ए है, फिर यहाँ से यहाँ बी डायरेक्शन मिल गया, तो ए प्लस बी जो होगा। और जब यहाँ से आप सी की तरफ जाइएगा ना तो पता चलेगा नहीं भैया सी तो उल्टा है, तो ये दोनों मिलकर सी को दे देगा, तो ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो सी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमें बेसिक चीजें ये समझने को मिला है। चलो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं धीरे धीरे यहाँ प्रॉपर्टीज की तरफ। क्या इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देखिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैंने अभी ही बोला था कि अभी जो भी हम पॉइंट देखने वाले हैं पूरा चैप्टर में इन्हीं सारी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बस बेसिक यहाँ पे आइडिया लीजिए, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर के बारे में। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वो तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं यहाँ पे कि जो वेक्टर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो चलिए इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको हम आगे करते हैं। ये हो चुका है, अब आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में फिर से डायरेक्शन लिखा है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमने बात किया था अभी कि जो वेक्टर होता है वो बिना डायरेक्शन का कोई वजूद नहीं है उसका, उसके बाद डायरेक्शन होगा ही होगा अगर वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जैसा कि अभी हमने बात किया था, फिर उसी को हमने समझाने के लिए देखिए एरो दिखा दिया कि जो डायरेक्शन होगी ना वो एरो से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 डायरेक्शन हमने कुछ अलग तरीके से दिखाया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई इधर जा रहा है तो हमने ऐसे एरो दिखा दिया, यहाँ से कोई नीचे जा रहा है तो नीचे दिखा दिया, अगर कोई ऊपर की तरफ जाता तो ऐसे दिखा देते। लेकिन जरा सोच के देखिए, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो इस प्लेन में कर रहे हैं ना, इसी अलोंग प्लेन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन मान लीजिए ऐसे भी तो जा सकता है, तो ऐसे जाएगा तो कैसे दिखाएंगे, और आपकी तरफ से हमारी तरफ भी आ सकता है, समझ आए कि नहीं? तो जब आपकी तरफ से हमारी तरफ इस तरह से आएगा तो उसको कैसे दिखाएंगे?
तो इसको दिखाने का तरीका यह है, ये आपको याद होना चाहिए। इस दोनों डायरेक्शन का यूज हम सबसे ज़्यादा, जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा इस दोनों का यूज आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप 11th में जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन को इस तरह से डिनोट करता हुआ दिख जाएगा। तो बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर पॉइंट है तो ये आउटसाइड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी तरफ ऐसे आउटसाइड है, तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके डायरेक्शन को इधर करूं तो आपको क्या दिखाई देगा, ये टॉप दिखाई देगा ना पॉइंट की तरफ, मतलब आपकी तरफ जा रहा है। यानी जब आप पेपर को देख रहे हैं तो पेपर से बाहर की तरफ आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड। जैसे अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ जा रहा है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ये क्रॉस का मतलब है इनसाइड। अब देखिए समझने के लिए आप क्रॉस को कुछ भी समझ लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉस है ना, इसका मतलब इनसाइड, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इनसाइड जा रहा है, उसको मैं इसको बोल रहा क्रॉस से। तो बस ये दोनों जरा ध्यान रखिएगा, ये दोनों डायरेक्शन को आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। बाकी तो आसान है यहाँ पे। अब देखिए जैसा कि हमने बात किया था कि वेक्टर बिना डायरेक्शन के कुछ भी नहीं है, उसी चीज को दोबारा हमने फिर से यहाँ समझाने की कोशिश किया है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे ए के ऊपर अगर डायरेक्शन है तब हम बोल सकते हैं ए जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जरा ध्यान से देखिएगा हमने क्या बोला, जो ए के ऊपर जब एरो रहेगा तभी हम बोलेंगे कि जो ए है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन है तो वो बहुत महान है, मतलब वो वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से यहाँ हमने क्या बोला, अगर मान लीजिए मैं एरो को हटा दूं, बस हटा दीजिए, आप उसको डायरेक्शन हटा दीजिए, बस जो फिजिकल क्वांटिटी था ना ए, अब वो वेक्टर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जिससे सबसे ज्यादा प्यार था अब दो ही नहीं रहा दुनिया में भैया, तो क्या करेगा बेचारा वेक्टर रह के। तो इसीलिए इससे क्या हुआ, डायरेक्शन छीन लिया गया। तो ये कहा मैं भी वेक्टर नहीं रहूंगा, अब डायरेक्शन ये भी वेक्टर नहीं कहलाएगा। यानी वेक्टर का सीधा सीधा मतलब है डायरेक्शन उसके पास होना ही चाहिए, वो मस्ट है, उसके बगैर वेक्टर का वजूद नहीं है। हमें स्टार्टिंग से इस चीज को बोल रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये एकदम अच्छे से फिट बैठ जाए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान से पढ़िए आप खुद ही, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब सिंपल सी, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने बात किया था, हमें अगर वेक्टर को डिनोट करना है, देखिए मैं ऑलरेडी वैसे डिनोट कर चुका हूं, लेकिन ठीक है यहाँ पे समझिए कैसे हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन खींचा है यहां से लेके यहां तक, ये एक वेक्टर है। समझिए मैं इसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे ए वेक्टर। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई ए वेक्टर था, बस समझने के लिए कि हमने वेक्टर को, या फिर इसको चलिए हटा ही देते, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने वेक्टर को क्या किया, एक डायरेक्शन दे दिया। तो यहाँ जो एरो है वो एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है कि इधर की तरफ एक वेक्टर है। अब ये जो एरो होगा ना, इसके पीछे वाले हिस्से को हम पीछे वाले हिस्से को पूंछ बोलेंगे। जैसे मछली है या सांप है तो पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पूंछ, और आगे वाले हिस्से को हेड, सर बोलते हैं ना, माथा। तो उसी तरह से हमने नाम दे दिया कि जो वेक्टर का पीछे वाला हिस्सा है, क्योंकि वेक्टर तो इधर जा रहा होगा, तो जिधर हम चलते हैं उधर सर, सांप जैसे जिधर जाता है उधर सर रहता है ना। अब उसके पूंछड़ी की तरफ तो ऐसे नहीं खिंच सकता है, सर की तरफ भी खिसकेगा। तो यहाँ पीछे टेल कहलाता है, जो आगे होता है उसको हेड बोलते हैं। और टेल और हेड के बीच का जो लेंथ होती है ना कुछ डिस्टेंस होगी कि नहीं, ये बताइए। टेल और हेड के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी। तो जो भी होगी ना लेंथ ऑफ वेक्टर, वही लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाने लग जाएगा, जो हेड और टेल के बीच का डिस्टेंस होगा। और इसी को हम लोग बोलने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, यानी वेक्टर के पास भैया डायरेक्शन तो अभी हमने बात किया था, लेकिन ये क्या, यह तो मैग्नीट्यूड भी निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, इसके मतलब ये हुआ कि उसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? और वैसे भी सोचिए ना, अगर कोई ए है, कोई नंबर ही ले लीजिए ना, तो मान लीजिए ए है, तो ए अगर कोई नंबर कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। लेकिन वेक्टर तब होगा जब डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो हर एक नंबर के पास होगा या नहीं होगा, बताइए? बिल्कुल होगा ना। लेकिन डायरेक्शन, ये बताइए, अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूं, क्या शरीर सबके पास है कि नहीं? जितने इंसान इस धरती पर जन्म ले रहा है, क्या सबके पास शरीर है कि है या नहीं है? बिल्कुल है, सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन क्या उसमें सभी अमीर है? क्या नहीं, उसमें पर्टिकुलर लोग ही अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है वो अमीर कहला रहा है, वही है कि नहीं? तो एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होगा, लेकिन क्या सभी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहला जाएगा? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, वेक्टर जो होगा वो वही होगा जिसके पास, मैग्नीट्यूड तो सबके पास है, तो इसलिए हम मैग्नीट्यूड पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हैं। तो फाइनली बात ये निकल के आया, इस निष्कर्ष पर अदालत पहुंचती है कि वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो डायरेक्शन है,
तो आपको वेक्टर सुनते ही कान में ये घंटी बजनी चाहिए, भैया डायरेक्शन की बात हो रही है। समझ में? डायरेक्शन भाई बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जो मिस्टेक करते हैं ना वो डायरेक्शन में ही करते हैं, वेक्टर जानते हुए भी डायरेक्शन में मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हम जब भी वेक्टर की बात करेंगे तो हमारे माइंड में कुछ आए या ना आए, सबसे पहले डायरेक्शन तो आनी ही चाहिए कि अगर वेक्टर है तो भैया मुझे डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। अब ये क्या देखना पड़ेगा भैया, तो आगे हम समझ लेंगे, ठीक है। बस अभी ध्यान रखिए, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4th पॉइंट में, जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कुछ तो लिखा हुआ है भैया, क्या लिखा हुआ है? व्हेन वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ देन इट डज नॉट चेंज। जरा ध्यान से समझिए, क्या बोल दिया ये, क्या बोला ये, जरा ध्यान से समझ में आया क्या आपको? जरा समझाने की कोशिश करिए, क्या समझ में आया? ये स्टार मार्क भी लगा हुआ है इस पे, इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके नीचे कुछ उर्दू फारसी में, क्या चाइनीज में तो कुछ तो लिखा हुआ है। जरा ध्यान से नीचे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिना चेंज किए वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये क्या मतलब हुआ? अब जरा ध्यान से समझिएगा क्या मतलब हुआ। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसको मान सकते हैं। वो कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी वेक्टर को, मुझे तो समझ में आ गया, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। अगर किसी वेक्टर को बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए उसको मैं कहीं भी रख दूं तो वो चेंज नहीं होगा। अब ये क्या मतलब हुआ भैया? तो चलिए मैं इसको समझाने के लिए आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या बोला कि कोई अगर वेक्टर है तो उसको डायरेक्शन से बहुत प्यार है, अभी मैंने बताया। और मान लीजिए आपको किसी से बहुत प्यार है और मैंने उसके साथ आपको कहीं छोड़ दिया, तो क्या आप बदल जाइएगा? क्या आपको गुस्सा आएगा? नहीं, आप तो और भी खुश हो जाएगा, बहुत सही है ना, जिससे हमें सबसे लगाव है उसके साथ अभी मैं, ऐसा कहिएगा कि नहीं कहिएगा? एग्जैक्टली सेम चीज वेक्टर के साथ भी होता है। यानी वेक्टर या तो यहाँ है, मान लीजिए ये पेन जो है ना, वो इसको समझिए ये वेक्टर है, यही मार्कर, इसका हेड इधर है और टेल इधर है, समझ में? अब देखिए टेल मोटा है, हेड पतला, उस पर मत जाइएगा, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे रखा। अब बताइए इस मार्कर के पास कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और जो लेंथ होगी ना वही कहलाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, इधर की तरफ घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इतने मैग्नीट्यूड वाली ये वेक्टर है जो इधर की तरफ चल रहा है। जरा ध्यान दीजिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। हमने क्या किया, इसी को बिना डायरेक्शन चेंज किए और बिना मैग्नीट्यूड किए, यानी जितना लेंथ है उतना ही रहने दिया, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहने दिया। और मैंने क्या किया, यहां से इसको यहां रख दिया। अब बताइए अगर मैं इसको x डायरेक्शन, जरा ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। मान लीजिए ये x डायरेक्शन है, जरा सपोज कीजिए ये x डायरेक्शन है, और मैंने क्या किया, इसको यहां पे रखा हो, तो आप खुद ही बताइए ये किस डायरेक्शन में भी घुमा हुआ है? x डायरेक्शन में। बहुत सही बात। जिसका लेंथ कितना है, मान लीजिए l है, तो जिसका लेंथ l है। अब बताइए मार्कर अगर सेम है तो लेंथ तो चेंज होगी नहीं। मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा के यहां रख दिया। अब आप बताइए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप बताइए खुद ही, ये जो मार्कर है इसका लेंथ कितना है? क्या अभी भी l होगा? बिल्कुल होगा। तो मैग्नीट्यूड में हमने कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया, ठीक है, बहुत सही। अब बताइए, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं बता रहा, ये किसकी डायरेक्शन में है? जिधर ये x डायरेक्शन था पहले, ये अभी किस डायरेक्शन में है? क्या अभी भी y में ही है क्या? बिल्कुल, सॉरी y बोल दिया ना मैंने, ये x था ना, तो अभी भी ये x में है या नहीं है बताइए? यानी जब यहां था तो ये डायरेक्शन x है, मेरे हाथ को x डायरेक्शन समझिए, तो ये यहां पे रखा हुआ है, मतलब x डायरेक्शन में। हमने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे लेके चला गया, तो अभी भी तो x डायरेक्शन में ही है ना। अरे ऊपर नीचे हो गया भैया, या फिर यहाँ था, मान लीजिए यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो अभी भी x डायरेक्शन में ही तो है, और जितना लेंथ था उतना ही लेंथ भी है। तो हमने भी क्या बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो चीज होती है, और अगर मैं दोनों चीज में से किसी के साथ छेड़खानी न करूं तो गुस्सा क्यों आएगा भैया वेक्टर को? वो तो शांत है तो शांत ही रहेगा। यानी जब आप मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को बिना चेंज किए, बिना कुछ किए, उसमें अगर वेक्टर को आप कहीं से उठा के कहीं भी रख दीजिएगा ना, तो वेक्टर को बुरा नहीं लगेगा, कहेगा कोई बात नहीं भैया, हमें जिससे लगाव है वो तो मेरे पास है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैं क्यों बदलूं? समझ में आया कि नहीं? यानी बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए आप वेक्टर को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको 30-40% भी आया है ना तो बहुत आया है, हम इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी अभी नहीं करेंगे। जब हम उम्मीद करेंगे उस समय आपको 110% आ चुका होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम इन्हीं सारी चीज़ों पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अभी आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, आगे हम इन्हीं सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाएंगे,
ठीक है। तो अगर इसमें डाउट रहेगा तो फिर वहां भी डाउट आएगा, इसीलिए इसमें डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। तो कोई बात नहीं, देरी किस बात की, फटाफट इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आपको अभी लिखा हुआ दिख रहा होगा, अभी पढ़ने की कोशिश मत करिए, वन बाय वन हम आराम से इसको समझते हैं। यानी अभी जो भी आपको प्रॉपर्टी पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो सारे प्रॉपर्टी अभी जितने प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था उन सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम आपको दिख रहा होगा। और आपको जैसा कि पहले भी मैं बताया था कि फिजिक्स में बिना डायग्राम के काम तो बिल्कुल भी नहीं चलता। यानी जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो 50 to 60% कंसेप्ट तो वहीं पे समझ में आ जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो अब आने वाला है। तो इसीलिए अब और भी ज़्यादा थोड़ा आपकी फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए और नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 को पढ़िए। जैसा कि अभी 4 नंबर तक देखा था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है, व्हेन वेक्टर रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, और एक कंडीशन दे रखा है कि जो थीटा है वो 2n पाई नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से देखिए, 2n पाई का मतलब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब ये हुआ कि 0 नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता, 4 पाई नहीं हो सकता, 6 पाई नहीं हो सकता, ये सारी चीजें। यानी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा रख दीजिए आप, वो वाला एंगल नहीं होना चाहिए। देन वेक्टर विल चेंज। यानी अगर मान लीजिए, अगर मैं कोई वेक्टर है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कोई वेक्टर है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यानी किसी थीटा, मान लीजिए 30 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। तो 30 डिग्री का मतलब ऐसे घुमा दिया। तो अब बताइए, वेक्टर पहले इधर जा रहा था, इसकी डायरेक्शन इधर थी और मैग्नीट्यूड ये था। हमने क्या किया, इसको यहां से 30 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब देखिए, पहले भी यही मार्कर था, मतलब लेंथ वही था, अभी भी वही मार्कर है, मतलब लेंथ तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है वेक्टर का। लेकिन वेक्टर को सबसे ज्यादा जिससे प्यार है वो बदल दिया ना। यानी वेक्टर की डायरेक्शन पहले ये थी, लेकिन अब आप इसको क्या कर दिए, अब इसको आपने ये कर दिया। अब डायरेक्शन जब बदल दीजिएगा तो वेक्टर को सबसे ज्यादा प्यार इसी से है, गुस्सा आएगा कि नहीं, और वेक्टर बदल जाएगा, वो वेक्टर रहेगा नहीं पहले जैसा। क्या ये बात आपको समझ में आया? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वेक्टर को रोटेट कर देते हैं और रोटेशन के लिए आपको थीटा पे कुछ कंडीशन दे रखा है। अब इस कंडीशन का क्या मतलब है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ बताइए, अगर वेक्टर ये है, अगर यहाँ n की वैल्यू मैंने क्या बताया था, यहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा रख सकते हैं आप, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, इसको आप 0 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, आप कुछ भी नहीं कर रहे, छू भी नहीं रहे, जैसे वैसे ही है, तो वेक्टर चेंज क्यों होगा? नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज किया आपने, ना ही इसकी डायरेक्शन, तो वेक्टर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर को किससे प्यार है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, जिसमें सबसे ज्यादा डायरेक्शन से, ठीक है। तो अब चलिए इसमें कुछ नहीं किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, n की जगह 1 रख देता हूँ। जैसे ही 1 रखिएगा तो 2 पाई बनेगा, और 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 360, यानी 180 ऐसे घुमाया आपने, और फिर वेक्टर को क्या किया, 180 फिर से 360 घुमा दिया। तो जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, पहले ये था, हमने 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 360, यानी 1 पाई घुमाया, उसके बाद फिर से 1 पाई घुमाया, यही होता है ना। अरे क्या ही कर रहे हैं यार आप लोग। यहाँ जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पे देखिए ये पाई होती है, और फिर से एक बार घूमिएगा तो पाई होती है, तो मालूम ही होगा, यानी पूरा जो घूमेगा वो 2 पाई हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर वेक्टर ये था, हमने इसको पाई घुमाया मतलब ये हो गया, फिर से पाई घुमाया मतलब फिर से वो हो गया। तो स्टार्टिंग में भी ये था, वही है, 4 पाई करिएगा फिर से यही बनेगा। तो ना तो इस कंडीशन में 0 यानी ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्यों बदलेगा? क्योंकि वेक्टर को जिससे लगाव है वो तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए इस केस में ये, इसलिए थीटा ये नहीं हो सकता। यानी थीटा 0, 2 पाई, 4 पाई के अलावा कुछ भी अगर रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ये था, हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। तो अब पहले डायरेक्शन ये था, अब डायरेक्शन ये हो गया, तो वेक्टर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन बदलिएगा तो वेक्टर को ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, वो भी बदल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद भी रखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वैसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट ना हो, बदलता रहे। समझ में आया कि नहीं? तो उसको हमने वेरिएबल बोला। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब आप नॉर्मल बताइए, नीचे मत पढ़िए अभी क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल बताइए। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? डायरेक्शन से और मैग्नीट्यूड से। अगर मान लीजिए आपको जिससे ज्यादा प्यार होगा उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया, कुछ हो गया, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप वो जैसे पहले थे वैसे रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, बदल जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली वेक्टर के साथ भी यही होता है। वेक्टर को जो सबसे ज्यादा लगाव है, जो सबसे ज्यादा जो प्यार है, वो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। और यहां बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल है, बदल रहा है, वो सेम नहीं है। तो क्या हो रहा होगा?
तो उसके साथ क्या हो रहा होगा, या तो डायरेक्शन के साथ छेड़खानी हो रही होगी, या फिर मैग्नीट्यूड के साथ छेड़खानी हो रही होगी, या फिर दोनों के साथ ही छेड़खानी हो रही होगी। तो इस तीनों में से कुछ भी आप करिएगा, केवल डायरेक्शन को छेड़िएगा फिर भी वेक्टर को बर्दाश्त नहीं, केवल मैग्नीट्यूड को छूइएगा फिर भी बर्दाश्त नहीं, आपने अगर दोनों को छू दिया फिर कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर अगर वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी या तो डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा होगा, या फिर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रही होगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेक्टर को किससे प्यार है भैया? तो बताइए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों से बेपनाह मोहब्बत है। और बेपनाह मोहब्बत जिससे होगा उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ, उसको अगर चेंज करने की कोशिश की जा रही है तो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं होगा, इसलिए ये भी बदल जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपको याद करने की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। एकदम लैंग्वेज में बना के रखिए चीजों को, एकदम रिलैक्स वे में सब कुछ समझ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हम जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार रीड करिए इसको, क्या लिखा हुआ है। इफ टू वेक्टर क्वांटिटी आर इक्वल then their magnitude and direction both are same and they represent same physical quantity। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी सेम है, तो हमने अभी बताया कि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों में से आप किसी को भी बदल दीजिएगा तो वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है दो वेक्टर क्वांटिटी, एक ए है एक बी वेक्टर है, दोनों सेम है। तो सेम है इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, तभी तो सेम कहला रहा है, वरना फिर दोनों में से कुछ भी अलग हुआ तो वेक्टर नहीं बर्दाश्त होगा उसको, वो सेम हो ही नहीं सकता। तो बस सिंपल सा मतलब यही है कि ये वेक्टर वे वेक्टर अगर दोनों सेम वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा एट अ सेम टाइम। ऐसा नहीं मैग्नीट्यूड अलग अलग, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एक साथ सेम होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, हम इसको आगे देखेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे, अब बस थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट को जरा ध्यान देखते हैं ना, ये जरा समझने वाला है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, तब जाकर के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहली बात तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में शायद नहीं आया होगा अगर आपने पहले नहीं सुना हो, और आई होप कि शायद आपने नहीं सुना होगा, अभी समझाते हैं। इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेट देन वेक्टर डज नॉट चेंज। यानी अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट भी कर देते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, जबकि यहां पे हमने बात किया था वेक्टर को अगर आप रोटेट कर देते हैं 0, 2 पाई 4 पाई एंगल को छोड़ के, तो वेक्टर बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन वहां पे बदल रही थी, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही थी, डायरेक्शन बदल रही थी, इसलिए वेक्टर चेंज हो रहा था। क्योंकि वेक्टर जो होता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता है, तो वो भी बदल गया। ठीक है, आगे बढ़ते। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल भी देते हैं ना, तो वेक्टर को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने देखिए बार बार मैं एक ही चीज पे बार बार सब चीज को घुमा रहा हूं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या बताया था अभी जस्ट, कि जो वेक्टर है उसको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से बहुत ज्यादा लगाव है, और यहां पे आप किसको बदल रहे हैं, वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके पड़ोसी को बदल रहे हैं ना। जो वेक्टर को जिससे प्यार है डायरेक्शन, और उसके बाद किससे प्यार है मैग्नीट्यूड से, इस दोनों के साथ तो आपने कुछ किया ही नहीं, अब उसके पड़ोसी को बदल रहे। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान लगेगा। और मान लीजिए ये एक वेक्टर है, मेरा फिंगर को समझिए, ये एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, इधर रख देते हैं आपको दिखेगा इस तरह से। मान लीजिए वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ऐसा है। हमने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब अभी आप समझिए x एक्सिस और y एक्सिस है, ये वेक्टर रहा। हमने क्या किया, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दिया। जरा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बोला, ये एक वेक्टर है बीच वाला, हमने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो हमने थीटा ऐसे घुमा दिया। अब बताइए हमने इस दोनों को घुमाया है ना, ये वेक्टर देखिए पहले फिंगर ऐसे था, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऐसे रखा है, ऐसे, कोई चीटिंग मैं नहीं करूंगा, ऐसे ही रखने वाला, विश्वास रखिए। तो ऐसे रखा, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट करके। अब बताइए अभी भी तो फिंगर वैसे ही है, जब हम इसको ऐसे रोटेट करके रखेंगे फिर भी ऐसे ही है, जब हम इसको इधर घुमा देंगे फिर भी फिंगर ऐसे ही है। तो जो फिंगर है वो है वेक्टर ना, तो ना तो इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हैं, ना ही इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्यों बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो सिंपल आप ध्यान रखिए, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर मैं रोटेट कर भी दूं तो वेक्टर नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने वेक्टर के साथ कुछ नहीं किया, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया है। अब चलिए मैं वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, वो रिलेटिव मोशन जब आप पढ़ेंगे आगे 11th में ही 1-2 चैप्टर बाद पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको इस वाले टर्म को आपको सुनने को मिलेगा। मैं चलिए रैंडम में समझा देता हूँ। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ से आप किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने बालकनी में जाते हैं और बगल वाले बालकनी की खिड़की में झाँकते हैं,
समझ में आया? तो जो आपका बालकनी होगा ना, वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? सिंपल सा ये देखिए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सीधा मतलब है हम जहां से देख रहे हैं वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। बस सिंपल, आगे जाके इसको हम डीप में समझेंगे। बहुत सही बात है। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? अब चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर ये प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ, जो कि अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हमने बताया कि इधर कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के बेसिस पे, यानी इससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और यहां आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं एंगल के टर्म में, एंगल लेते टाइम। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। जैसा कि अभी आप तक आपको खेलते खेलते हर एक चीज समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है ना, तो हमें इसी के बारे में देखना है। तो आप सोच रहे होंगे क्या देखना भैया, ऐसे है होगा जो एंगल होगा। अरे नहीं, यही तो आप गलती करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। यहां हमने देखिए हमने कुछ 3 डायग्राम बनाए हैं जो कि समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो आपको सिंपल याद ये रखना है कि हम जब भी वेक्टर के बीच के एंगल की बात करेंगे ना, तो हमेशा या तो दोनों वेक्टर को इनिशियल होगा या फिर दोनों वेक्टर को टर्मिनल होगा, तभी हम बोलेंगे उस दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। अभी आपको लग रहा होगा को इनिशियल क्या है, को टर्मिनल क्या है, तो समझिए को इनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर दूर की तरफ जाना चाहिए। यानी इसकी डायरेक्शन अगर इधर है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसके पूंछ से ये भी दूर ही जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता। तो जब ये भी दूर जा रहा है एक पॉइंट से, एक ही पॉइंट से दोनों दूर की तरफ जाएगा, तब इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा वेक्टर के बीच का एंगल। या फिर इसके जस्ट उल्टा भी हो सकता है, यानी दोनों के सर से टकराए इस तरह से, यानी दोनों का पूंछ सटा हुआ हो या फिर दोनों का सर सटा हुआ, हेड सटा हुआ हो, तब इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है और आप करते हैं, अगर इसका पूंछ अगर इसका हेड से मिला हुआ हो, अब मैं इस दोनों के बीच के वेक्टर को एंगल ऑफ वेक्टर नहीं बोलने वाले, क्योंकि यहां पे जो हम वेक्टर के बीच का एंगल जो डिफाइन करते हैं वो या तो इस कंडीशन के लिए करते हैं या फिर इस कंडीशन के लिए हम वेक्टर के बीच के एंगल को बोलते हैं। यानी जब वेक्टर इस तरह से एक ही पॉइंट से जब दूर की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वाले पॉइंट से निकल के दूर जा रहा है तो को इनिशियल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन वेक्टर। या उसी तरह यहां पे देख सकते हैं को टर्मिनल का मतलब टर्मिनेट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके ऐसे टकरा गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टी से टक्कर, टी से टर्मिनेट, समझिए बात से। तो एक ही पॉइंट पे अगर दोनों आके टकरा गया, ऐसे टकरा रहा है दोनों पॉइंट से, तो इसके बीच का एंगल जो भी होगा उसको भी मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये जो है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन अगर एक का पूंछ और एक का हेड, यानी एक का टेल एक का हेड, इस तरह से अगर मिल रहा है तो ये ना तो कोई इनिशियल है ना ही कोई टर्मिनल है। और यहां आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा जो एंगल होती है ना वो को इनिशियल या फिर को टर्मिनल वेक्टर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, यानी उसके बीच के एंगल को हम वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ ना तो ये को इनिशियल है, यानी ना तो दोनों का पूंछ सटा हुआ है ना दोनों का सर, एक का पूंछ में दूसरे का सर सटा हुआ है, तो इसके बीच का जो ये एंगल होगा ना, जरा ध्यान दीजिए, ये जो एंगल होगा इसको मैं थीटा नहीं बोलने वाला, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच का जो ये थीटा, ये एंगल नहीं होगा वेक्टर के बीच का एंगल। तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना है, इसको हमें या तो इसको को टर्मिनल बनाना है या को इनिशियल बनाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे हमने क्या किया, इस वेक्टर को आगे की तरफ खिसका दिया। और अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि वेक्टर को बिना डायरेक्शन और बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। अभी बताया था कि नहीं? तो वही चीज मैंने अभी किया कि देखिए ये वेक्टर था, मैंने यहां से उठा के इसको इधर रख दिया, और जैसे ही मैंने इसको उठा के आगे खिसकाया तो अब ये बन गया को इनिशियल। देखिए एक इधर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो इस वाले एंगल को मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल होगा वो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं कि जो आगे जा रहा है उसको पकड़ के खींचे पीछे, तो ऐसे जा रहा था ऐसे गया, तो अब देखिए दोनों का सर टकरा गया तो को टर्मिनल वेक्टर हो गया। अब इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं ये एंगल इक्वल होगा बिल्कुल। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी ये जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसी पे अभी हम एग्जांपल करने वाले हैं, इसलिए इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल आपको जैसे एंगल की बात हो रही है तो आपके माइंड में ये जरूर, जैसे वेक्टर की बात जब भी होगी तो कान में क्या आना चाहिए आपके आवाज कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा होगा, साथ में मैग्नीट्यूड पे भी। उसी तरह जब भी एंगल की बात होगी
तो एंगल सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले जो आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए कि भैया एंगल में कुछ तो झमेला होता है गड़बड़ होने की। यानी या तो को टर्मिनल वेक्टर के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर, या फिर को इनिशियल वाले जो होगी, को इनिशियल ऐसे दोनों दूर जा रहे होंगे, को इनिशियल वाले वेक्टर के बीच के एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर ये एक इधर दूर जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो इसको नहीं बोलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले वेक्टर को हम आगे खिसका सकते हैं, और जैसे आगे खिसकाएंगे तो ये बन जाएगा को इनिशियल वेक्टर, तो इसके बीच के एंगल को थीटा बोल सकते हैं। तो हमें उसमें सोचना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसको जरा ध्यान से समझिए, यहाँ जितने सारे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ना, पूरा वेक्टर में यही सारी चीजें यूज होने वाला है। और यहाँ पे जितने सारे प्रॉपर्टी था उसको मैंने पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखा है और समझाने की कोशिश भी किया है, और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हमें याद जरूर रखना चाहिए चीज़ों को, और समझ के याद रखना चाहिए, और थोड़ा सा मस्ती मोड में, ऐसे नहीं एकदम सीरियस होकर पढ़ रहे, वैसे फिर फिजिक्स चीज़ें निकलने लग जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल के साथ आगे की चीज़ें देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से कि अभी जो भी हम लोगों ने समझा है उसको हम किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए, हम लोगों ने जो भी बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लेकिन सभी प्रॉपर्टी पे अभी एग्जांपल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि अभी जो भी हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो कंप्लीट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो होल चैप्टर में हर जगह यूज होने वाला है। तो अभी के लिए जो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट में बात कर रहे थे कि जो एंगल वाली बात है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने की चांसेस होती है, और आगे चल के जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वेक्टर वाला, वहाँ मैक्सिमम टाइम पे एंगल की बात होगी ही होगी। इसीलिए अभी हमने जितना प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी हम देने वाले हैं एंगल को, और इसीलिए उस एंगल पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ ध्यान से देखते हैं। अगर आपने 8th वाला जो लास्ट वाला पॉइंट था, वो को इनिशियल और को टर्मिनल वाला बात, वो अगर आपने समझ लिया होगा, तो फिर ये जो है, जो आपको दिख रहा है ना 2 एग्जाम्पल बड़े बड़े से डायग्राम में, वो एक हलवे के समान होगा। यानी आपके लिए इसमें कोई भी जान नहीं होने वाला, एकदम इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को, और यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने सीखा था को इनिशियल को टर्मिनल वाला बात, उसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे और उसके बीच की एंगल की बात करेंगे, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि अच्छा एंगल है मतलब को टर्मिनल या फिर को इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। यानी दोनों का हेड एक दूसरे के सर से टकराना चाहिए, या फिर एक का पूछ दूसरे के पूछ से टकराना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? तभी हम एंगल बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो पहले हम पूछ को पूछ से और हेड को हेड से टकराने वाला डायग्राम बनाएंगे। वो क्या मतलब हुआ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि को टर्मिनल और को इनिशियल वेक्टर में से कोई है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है क्या है? क्या जरा ध्यान से देखिए, नहीं है ना। देखिए एक का जो सर है वो यहाँ है और दूसरे का सर इधर, यानी दूसरे का पूछ यहाँ है। तो हमने अभी बात किया था कि दो वेक्टर जो होती है को इनिशियल को टर्मिनल, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी एक ही पॉइंट से दोनों दूर जा रहा है, तब हम बोलेंगे जो भी एंगल है वो वेक्टर के बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। या फिर दोनों ही क्या हो, एक ही पॉइंट पे आके इस तरह से टर्मिनेट हो, टकराए, है ना, दोनों का सर, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन अगर ऐसा है एक का सर नीचे है एक का पूंछ नीचे, ऐसा है, तो इस एंगल को हम नहीं बोलने वाले। फिर मुझे क्या करना है, इस दोनों में से किसी को भी उस लाइन के लोग पीछे या फिर इसको आगे खींचना है। तो उसके बाद जो एंगल बनेगी उसको मैं बोलने वाला हूं कि वो है वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो बताइए, ये को इनिशियल को टर्मिनल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो हेड है यहाँ है, इसका टेल इधर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको को इनिशियल या फिर को टर्मिनल बनाना है। और उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने अच्छे तरीके से समझा था। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर है, और इसके बीच का जो एंगल है ये आपको दे रखा है कि ये 120 डिग्री है, और हमसे पूछा गया है कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो आप क्या करिए, इस वेक्टर को आगे की तरफ खिसका दीजिए। आगे खिसकाने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है भैया? तो अभी हमने बताया था कि कोई वेक्टर हो, उस वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, उसी लाइन के लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो ये वेक्टर ये था, बिना डायरेक्शन चेंज किए हमने उसी में आगे खिसका दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इसको और इसको देखिएगा, तो अब ये को इनिशियल बन चुका है। तो अब ये जो एंगल होगा इसको मैं बोल सकता हूँ वेक्टर के बीच का एंगल है, जो थीटा है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ पूरा एंगल जो होगा 180 होता है। इसका मतलब ये हुआ जो थीटा प्लस 120 हुआ वो कितना आ गया, 180 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, ये तो बहुत ही आसान है कि अगर ये है तो ये 180 डिग्री होता है। तो वही बात है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा प्लस 120 मिला के 180 होगा। तो यहाँ से जो थीटा आ गया वो 60 डिग्री आ जाएगा, 180 माइनस
120 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया? तो ये वो एंगल है जो कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा, न कि 120 डिग्री होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है फिर तो आपको इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। बताइए, आपके माइंड में तो आंसर आ भी चुका होगा, है ना? मैं सुन नहीं सकता आपकी आवाज़, लेकिन ठीक है, आपको आंसर पता चल चुका होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो यहाँ बताइए जरा ध्यान से, देखिए इसको हमने जैसा भी डायग्राम दिया था मैं वैसे के वैसे बना देता हूँ। ए वेक्टर ये इधर आ रहा है और वी वेक्टर जो है इसके सर की तरफ जा रहा है, जो कि वी वेक्टर ये है, और जो एंगल दे रखा वो ये है 150 डिग्री। तो हमें पूछा गया है ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये कैसा है, को इनिशियल या को टर्मिनल? तो टर्मिनल मतलब टकराना, तो दोनों का सर टकरा रहा है, तो ये को टर्मिनल हो गया ना। और को टर्मिनल और को इनिशियल वेक्टर जो होती है उसके बीच का एंगल को ही हम वेक्टर के बीच का एंगल बोलते हैं। तो यहाँ जो 150 दे रखा है वो ऑलरेडी आपको दोनों ए और वी वेक्टर के बीच का एंगल ही दे रखा है, आपको यहाँ कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ मुझे अगर इसको नहीं इसके साथ कुछ करना होता तो क्या करते? तो इसको कुछ नहीं करते, इसको बस पीछे खींच लेते, है ना, ताकि पीछे जब हम खींचेंगे तो जैसे पीछे खींचने से को इनिशियल बन जाता, सॉरी को टर्मिनल टकरा जाता है एक पॉइंट पे, तो जो ये एंगल होता ये भी थीटा ही होता। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम एंगल आएगा। या तो आप को इनिशियल बना लीजिए या को टर्मिनल बना लीजिए, दोनों में से कोई सा भी बनाइए, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही कहलाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमें लगा यहाँ पे आपको समझाना है उसके लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसके अलावा जितने सारे हमने प्रॉपर्टी पढ़े वो आपको ध्यान रखना है, उसको समझने के साथ ध्यान रखना है, प्लस जो भी था हमने जो बोला रटना है कुछ चीज़ें उसको रट लेना है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जो यहाँ तक समझने वाला था वो एंगल वाली बात थी। आई होप कि आपको अब इसमें कभी भी डाउट नहीं होगा कि एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप आज के लेक्चर में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से आप नोट करें सबसे पहले तो, और उसके बाद उसको ध्यान से पढ़ें, और जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया है उसको आप अपना लैंग्वेज बनाने की कोशिश करिए। चीज़ों को अगर रटने में या फिर चीज़ों को अगर एकदम माइंड सेट कर लीजिएगा रटना है मुझे ये चीज़ें, तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा। अपना लैंग्वेज में ढालिए चीज़ों को, जो आपका देहाती लैंग्वेज है ना, जो आप रेगुलर में दोस्तों के साथ गाली गलौज करके बात करते हैं, उसी वे में आप सोचिए कि फिजिक्स को भी हम ले चले। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा फिजिक्स में। और जो भी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आगे चल के आपको 3D में इमेजिन करना है और उसके लिए आपको रटना नहीं, चीज़ों को समझना है। इसीलिए आप हर एक चीज़ को समझने पे फोकस करिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती है रटने वाली, जिसको मैं बता ही देता हूँ, उसको आपको रट लेना है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। समझ में आया कि नहीं? तो उस चीज़ को आपको रट लेना है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होते होते धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छा फिजिक्स को करने वाले हैं। आप इसमें बिल्कुल भी शक ना रखें कि अच्छा होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। बस जितना बताया जा रहा है उतना आप करते चले जाइए। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से नोट करके अच्छे से रिवाइज करिए। और जो भी आज के लेक्चर में तो कोई एग्जाम्पल हमने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ठीक, क्योंकि आज के लेक्चर में ऐसा कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वेक्टर का जो भी आगे वाले यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर आने वाले हैं, उसके बारे में देखेंगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर वहाँ पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले याद रहे, आज के लेक्चर में जो भी पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से नोट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।